बात करेंगे 23 मार्च की। 1940 को हिंदुस्तान से जो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद है लाहौर में मंजूर हुई और 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर मिंटो पार्क में मुनक्किद हुआ। ये 22 से 24 तक था, 22 मार्च से 24 मार्च तक इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखती हैं, अपनी तारीख़ को याद रखती हैं। इस इजलास में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी। करारदाद लाहौर जब मंजूर हुई, करारदाद पाकिस्तान के नाम से ये मकबूल हो गई। ये मुसलमानान पाक व हिंद का दो कौमी नज़रिए पर यकीन का तारीख़ी इजहार था। इसमें जो मुसलमान थे उन्होंने मान लिया कि जो दो कौमी नज़रिया है वही हकीकत है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग रियासतें हैं। हाँ इशाल, आप ये देखो कि अंग्रेज़ी में एक शख्स तकरीर कर रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन लोग जो हैं हमतन गोश हैं, सुन रहे हैं और उनको ये यकीन है इस बात का कि ये शख्स जो अल्फाज बोल रहा है ये हमारे जज्बात की हकीकी जो है अक्कासी कर रहा है, तर्जुमानी कर रहा है। करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी और करारदाद में कहा गया था कि हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुस्लिम अक्सरियत में हैं और जो जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं उनकी हदबंदी इस तरह से की जाए कि वो खुद मुख्तार आज़ाद मुस्लिम रियासतों की शक्ल इख्तियार कर लें। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मारूफ तारीख प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, 1857 से लेकर 1940 तक की काविशें और फिर 7 बरस 1940 से लेकर 1947 तक की जो काविशें हैं, इनमें आप फ़र्क क्या देखते हैं? ये 7 साल किस तरीके से अहम हैं और इस दिन का जो तारीखी पस मंज़र है अगर आप हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें मामला यह है कि 1857 से लेकर 1940 तक का जो आपने पूछा है जी, इसके अंदर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये वो टाइम है कि जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ पड़ाव आए हैं और जो इसमें पहला पड़ाव जो है वो तकरीबन 50 साल के बाद आया 1906 में। 1906 तक 50 साल बनते 57 से, और ये वो दौर था कि जिसके अंदर हम मुसलमानान हिंद जो थे वो ये देख रहे थे कि जी किस तरीके से उनके साथ वो मार्जिनलाइजेशन हो रही हैं, वो हक तलफियाँ हो रही हैं कि जो एक माशरे के अंदर किसी एक शहरी के साथ नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को ये ख्याल और ये जज्बात उभर के आए कि उनको इस वजह से हुकूमत की नौकरियों में, तालीमी इदारों में मजहबी आज़ादी, माशी आज़ादी, मईशी आज़ादी, माशरती आज़ादी और इस तरह की जो मुख्तलिफ आज़ादियाँ एक शहरी किसी भी रियासत में एंजॉय करता है वो मुसलमानान हिंद को नहीं मिल रही, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान है। ये नहीं कि वो किसी मतलब है कि ज़बान बोलने की बुनियाद पे हो, लेकिन वो एक हर ज़बान के मुसलमान के साथ ये एक हक तलफी हो रही थी, जिसके ऊपर सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरू में सबसे पहले ये बात करनी शुरू की कि जी मुसलमान जो है हिंदुस्तान के वो एक अलग अपनी शनाख्त रखते हैं, उनका मज़हब अलग है, उनका तौर तरीका अलग है, उनके मामलात अलग हैं, और दूसरी तरफ जो एक मेजॉरिटी हिंदू है उसके मामलात बिल्कुल अलग है और हम लोग जो हैं किसी न किसी हवाले से एक दूसरे के सामने आके खड़े रहते हैं। तो ये 50 साल के बाद 1906 में जब मुस्लिम लीग का क़याम आया, वो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाने वाले लोग जो थे वो सर सैयद अहमद खान के जिसे कहते हैं कि उनके नज़रिए पे चलने वाले लोग हैं और उन्हीं के तालीमी इदारों से पढ़े हुए लोग थे, और वहाँ से मामला जो है एक मुस्लिम आइडेंटिटी का बना और पहली मुस्लिम आइडेंटिटी की बुनियाद पर एक सियासी तंजीम शक्ल में आई 1906 में, और वहाँ से लेके फिर दूसरा पड़ाव है थोड़ा सा और आगे तक, आप समझ लीजिए 1937 तक या 38 तक। उसमें ये इस पड़ाव में यह है कि मुसलमान जो थे और मुस्लिम लीग जो थी वो ये कोशिश करती रही किसी हवाले से कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए अंग्रेज़ के रियासत के अंदर या अंग्रेज़ चले भी जाएं तो किसी न किसी हवाले से जो हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको ये कायल कर लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान भी थे लेकिन मेजॉरिटी वो डोमिनेटेड थी हिंदू मेजॉरिटी से, तो उसको ये कायल कर लिया जाए कि मुसलमानों के मसाइल हकीकी हैं और मुस्लिम लीग जो है ये जो बातें करती है ये हवाई बातें नहीं है। मुसलमानान हिंद को ये मसाइल दरपेश हैं और इनके मसले के हल के लिए मेहनत की जाए। तो जिस दौर के अंदर कायदे आज़म को ये कहा गया
सरोजनी नायडू ने कहा कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज हो, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले जिसके अंदर हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों को उनके हक मिल सके। ठीक है। मगर फिर 1928 में एक पड़ाव आया, और उस पड़ाव के ऊपर, जिसपे आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के ऊपर जब मुसलमानों की बातें नहीं सुनी गई और नेहरू रिपोर्ट के मुसलमान एक रहनुमा शुएब कुरैशी साहब ने उस पर साइन करने से इनकार किया, तो तब कायदे आजम की जब तजावीज़ नहीं मानी गई बाद में, तो कायदे आजम ने उस वक्त कहा कि दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, अब हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग। ठीक है। तो फिर मामला जो है वो जल्दी जाते जाते फिर ये असल में बस आऊं कि रेजोल्यूशन पे, रेजोल्यूशन जो मांगी की बुनियाद बनी रेजोल्यूशन की, वो रेजोल्यूशन की बुनियाद बनी एक हमारा तल्ख तजुर्बा, और वो सियासी और इलेक्टोरल तजुर्बा 1937 के इलेक्शंस जब हुए हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें 11 सूबों में से 8 सूबों के अंदर कांग्रेस पार्टी की हुकूमतें बनी, कुछ में मुकम्मल और कुछ में मखलूत। वहाँ पे कांग्रेस के जो सूबे थे वहाँ पे ज़ाहिर मुसलमान अक़लियतों में थे, और वहाँ पे पता ये चला कि जो मुसलमानान हिंद ने जो मुश्किलात फेस की हैं और जो मार्जिनलाइजेशन फेस की, जो ह्यूमिलिएशन फेस की, उसके ऊपर जो है मुस्लिम लीग की तरफ से कमेटीज बनाई गई थी, एक पीरपुर नवाब ऑफ पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी, और वहाँ से फिर उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद मुसलमानों को अंदाज़ा हुआ कि जो मुस्लिम लीग कह रही थी वो बात सही है कि आपकी आज़ादी को जब तक तल्फ किया जाएगा और जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपको माशरे के अंदर बराबरी नहीं मिलेगी, जब तक कि आप मजमुआ नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे और एक साथ होके हम आवाज़ होके अपने मसाइल के हल की तजवीज़ नहीं पेश करेंगे। ठीक है। वो मामला ऐसा था कि वो 2 साल 37 से लेके 39 तक उस ज़माने में बहुत तेज़ी से मुस्लिम लीग जो थी वो पॉपुलराइज हुई, और 1939 में कांग्रेस पार्टी ने तमाम सूबों से जब अपना इस्तीफ़ा दिया, तो कायदे आज़म ने 22 दिसंबर 1939 को एक यौम निजात के नाम से एक दिन सेलिब्रेट किया, जिसको आप डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। और आप देखिए 22 दिसंबर 39 और उससे बिल्कुल 3 महीने के बाद 23 मार्च 1940 आपकी ये करारदाद आई है, जिस करारदाद का आपने अभी इंट्रो में भी तस्करा किया। जी। सर, इस करारदाद के बाद ये 23 मार्च 1940 के बाद आपने इंतखाबात की बात की कि मुसलमानों ने इंतखाबात के बाद सोचा कि ये हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं, फिर 45-46 के जब इंतखाबात आते हैं, आप क्या फ़र्क देखते हैं इन दोनों इंतखाबात में? क्या फ़र्क एक इस करारदाद का था जो हमने देखा 45-46? जी मैं आपको बताता हूँ, 1937 के इलेक्शंस के अंदर जो मुस्लिम लीग की सूरत हाल थी वो मैं आपको बताऊं स्टैटिस्टिकली की, और मतलब अगर अदाद शुमार के हवाले से बताऊं तो जो सूबे पाकिस्तान बने थे वो पाकिस्तान में, वो जो सूबे पाकिस्तान बने जैसे सिंध, पंजाब, बंगाल और NWFP, इन 4 सूबों के अंदर मुसलमान जो थे वो अक्सरियत में थे, और मुस्लिम लीग इन 4 सूबों में सबसे कमज़ोर थी 1937 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के एतबार से। बलूचिस्तान, मैं बता दूं आपको, बलूचिस्तान सूबा नहीं था, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे, तो ध्यान में रखिएगा बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ। मगर ये जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई उसके बाद जो है मामला, जब मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान हमें बनाना है, और उन्होंने पाकिस्तान का इशारा उन्हीं इलाकों की तरफ किया कि जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियतें थी। गो के मुस्लिम लीग वहाँ पे इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी 37 में, लेकिन उन्होंने कहा कि शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी इलाके जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें बना दिया जाए। तो उसके बाद जो है इस रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा कि ये जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे ये भी मुस्लिम लीग की तरफ देखना शुरू हुए, और वहाँ से मामला जो है फिर बिल्कुल फ़र्क पड़ा। 1945-46 के इलेक्शंस के अंदर मैं आपको अगर आदत शुमार के हवाले से बताऊँ तो 100% कामयाबी हासिल की मुस्लिम लीग ने वफाकी हुकूमत के इलेक्टोरल सीट्स के लिए, और
प्रोफेसर साहब, यहाँ पर आपने बताया कि कामयाबी मिली सुबह में। प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि मुस्लिम लीग को किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत ही कम वोटों से जो है वो वहाँ पर मतलब आ सके, लेकिन ये कि इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए पाकिस्तान हमने हासिल किया। यकीनन उस वक्त जो हमारे लीडरान थे उनको खासी मुश्किल दरपेश आई, लोगों को इस काम के लिए एग्री करना, इस चीज़ के लिए तैयार करना कि अपने घर बार छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, अपनी इस जगह, अपनी जो ज़मीन थी उसको छोड़कर एक अलग वतन हासिल करना और वहाँ पर आके रहना, ये तो हो गया। लेकिन आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, हम एक आज़ाद वतन में बैठे हुए हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं तजदीद अहद वफ़ा को? आज हमें क्या अहद करने की ज़रूरत है? क्या हम पिछले अहद को निभा पा रहे हैं जो हमने मुल्क हासिल करने के लिए एक अहद किया था, और आज हम किस तरीके से उस अहद को आगे लेकर चल सकते हैं? देखिए, मैं इसको समअप इस तरह से करूं कि जो हमारा विज़न था, हमसे मुराद है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का विज़न था और जो उनके ख़यालात थे, जो उनकी ख्वाहिशात थी इस कौम को आज़ाद कराने के लिए, मैं अगर हकीकतन बोलूं तो मेरे ख़्याल से हम उस पूरे ख्वाब को की ताबीर में मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सॉरी टू कट यू प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम 23 मार्च 1940 को जो है उसकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और उसमें हम कोई ऐसा नगमा ना सुने। वैसे आपको आज के दिन का खासा पता है, बचपन में जो हम क्या करते थे, नगमे सुना करते थे, नगमे गाया करते थे, और नगमों से ही सुबह का आगाज होता था, झंडियां लग रही होती थी, तराने सुन रहे होते और हम परेड सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे। तो वो ही दिन है आज भी, और हम उन्हीं चीज़ों को ताज़ा करते हैं। तो हम ना इन सब को भी, खासतौर पे जो बच्चे हैं ना, उनको नगमा सुनाते हैं। वादत रमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वादत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? हम जल्दी से ना लोगों को, बच्चों को खासतौर पे सुनाते हैं, हम अपना वक्त याद कराना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, और इस मौके पे मैं उस्ताद अमानत अली खान साहब का एक गाया हुआ नगमा पेश करता हूँ। बेशक। ए वतन पाक वतन, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार,
मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। वही यादें ताज़ा हो गई हैं। अच्छा, हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है। आप जब इस तरह से कोई नगमा गाते हैं जो हमारी बचपन की यादें हैं, कैसा लगता है गाकर? ये एक मुल्क की मोहब्बत उठती है तो वही हमारी आवाज़ बन जाती है। क्या बात है, क्या बात है जी। बचपन में भी गाया करते थे आप? जी जी, मैं तकरीबन 18-20 साल से गा रहा हूँ। वादत तो माशाल्लाह, वादत को हमने खासा सुन रखा है और वादत को बाकायदा फरमाइश पर जो है मुल्क से बाहर भी बुला के जो है बड़े बड़े लोग सुनते हैं, बड़े बड़े आवाज बड़ी पुरसोज आवाज है कि दिल में असर करने वाली। वादत हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम वादत ने एक खुद भी जो है मिली नगमा तैयार किया है, हम वादत से वो भी सुनेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे, वादत की आवाज फिर सुनाएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।